हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ में आपके आ रहा होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जो कल क्वेश्चन रह गया था उसको पूरा कर लेते हैं। जो अपना था अवश्य पूर्णांकों का समुच्चय जे प्लस डॉट, उसको आपने प्रूव कर दिया था वलय, और उसको अब आपको पूर्णांक के प्रांत और दिखाना है क्षेत्र। तो पूर्णांक के प्रांत की तीन कंडीशन थी, इकाई सहित वलय, क्रम विनिमय वलय और शून्य भाजक रहित वलय। और क्षेत्र की भी तीन कंडीशन थी, उनमें से दो सेम थी, इकाई सहित वलय, क्रम विनिमय वलय। तीसरी कंडीशन अलग थी, आर के प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में ही विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कुल मिलाकर चार कंडीशन यहाँ पे प्रूव करनी है। उसे पता लग जाएगा कि जो आपका जे प्लस डॉट है वो पूर्णांक के प्रांत है या नहीं है, क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय कंडीशन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे जे को दिखाना आपको, तो जे में दो अवयव ले लेते हैं। ठीक है, और फिर वही कंडीशन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। m1 plus iota n1, n2 plus iota n2 belongs to j, जहाँ पे m1 n1, n2 n2 belongs to j। कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करके इसको हल करते हैं। वास्तविक भाग क्या हो जाएगा इसका, m1 n2 माइनस n1 n2 आयटा इंटू m1 n2 m2 n1। यहाँ से n2 m1 माइनस n2 n1 प्लस आयोटा इंटू यहाँ से n2 n1 प्लस n1 n2। ठीक है तरफ, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। देख लीजिए m1 n2 माइनस n1 n2 m2 n1 माइनस n2 n1। ठीक है, तो ये अवयव तो आगे आपके जो अवयव है जे में उसी प्रकार से m प्लस आइटा n के रूप में। अब क्या m1 n2 माइनस n1 n2 है वो इसके बराबर है m2 m1 माइनस n2 n1। तो ये सारे अवयव हैं आपके z के, और जो आपका z है वो क्रम विनिमय है, यानी आप m1 m2 को m2 m1 भी लिख सकते हो, n1 n2 को आप n2 n1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप एक तरह से लिख सकते हो बिलोंग्स टू जे। उसका कारण m1 m2 माइनस n1 n2 ये बराबर है m2 m1 के माइनस m2 n1 के, और बिलोंग टू z। का ये भी दोनों बराबर है और z में बिलोंग। ठीक है, तो सारी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, m प्लस आइटा n के रूप में है, m और n आपके z में है। ठीक है, इसका मतलब j क्या है, एक क्रम विनिमय वलय।
इकाई सहित वाले वो देख लेते हैं, आप इसको कर लीजिए। दूसरी कंडीशन, इकाई सहित वलय या तत्समकी वलय। परिभाषा क्या थी कि आर का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, और वो होता है 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो आर की जगह जे है तो एक अवयव ले लेते हैं जे। M1 प्लस आयटा M1 बिलोंग्स टू J, जहां पे M1 N1 बिलोंग्स टू Z। अवयव M1 प्लस आयटा N1 संक्रिया डॉट अवयव यहाँ पे देखना आपको, और यही अवयव वापस आना चाहिए M1 प्लस आयटा N1। तो गुणन संक्रिया के लिए होता है 1, लेकिन यहाँ पे उसको लिखोगे आप n प्लस आयटा n के रूप में, तो वो क्या होगा 1 प्लस आयटा डॉट 0 होगा 1 ही, लेकिन यहाँ पे इसको इसका लिखोगे क्योंकि आयटा इसमें होगा नहीं, ओनली 1 है, तो मैसेज का मान रहेगा 1, लेकिन इसको इस प्रकार लिखोगे 1 प्लस आयटा डॉट 0। 1 m का मान 1 है जेड में, ठीक है, n का मान 0 भी है जेड में। 1 प्लस आयटा डॉट 0 किस में है, जे में है। इसका मतलब जे में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आप इसको हल भी कर सकते हो, ये एंगल ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको पढ़ा एम सेकंड हो गया, आयटा 0 सेकंड हो गया, बात वही है। तो जे का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा 1 प्लस आयटा डॉट होगा 0, जो कि जे में होगा। तो 1 प्लस आयटा डॉट 0 बिलोंग्स टू जे, और 0 और 1 बिलोंग्स टू जे, ठीक है। तो ये इसका मतलब जे है वो क्या है, इकाई सहित वलय है। पूर्णांक के प्रांत की तीसरी कंडीशन, शून्य भाजक रहित वलय। तो उसके लिए ए डॉट बी बराबर 0, तो या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, दो अवयव लेने हैं यहाँ पे।
आप आसानी से लिख लोगे इसको। ए डॉट बी बराबर 0 m1 डॉट n1 डॉट m2 प्लस आयटा n2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी कि या तो m1 प्लस आयटा n1 इज इक्वल टू 0 या m2 प्लस आयटा n2 इज इक्वल टू 0। और ये संभव है। क्यों संभव है? यहाँ से देखो इसका मान 0 कब होगा? जब n1 और n1 हो जाए 0 और m1 और n1 बिलोंग्स टू z, तो z में है 0। ओके, इसका मतलब ये संभव हो सकता है और ये भी संभव है। ओके, तो इसको क्या लिखोगे? देखिए m1 और n1 यहाँ पे दोनों का मान हो सकता है 0। ये और ये आपका ये किसका? z का है। जब m2 प्लस आयटा m2 नॉट इक्वल टू 0 कि भाई उसका मान 0 नहीं है तो इसका मान 0 होगा। और ये होगा कब? जब m1 और n1 दोनों क्या हो जाए? 0 हो जाए। कहने का मतलब है कि यदि m1 प्लस आयटा n1 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो m2 प्लस आयटा n2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और m2 प्लस आयटा n2 नॉट इक्वल टू 0 है तो m1 प्लस आयटा n1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो आपका j है वो एक पूर्णांक के प्रांत है। इस तरीके से तीन कंडीशन दिखानी है। अब j कर्णिनी में वलय है, j इकाई सहित वलय है। ठीक है, तो केवल एक कंडीशन और रह गई आपके क्षेत्र के लिए, फील्ड के लिए। ओके, तो आप इसको यहां तक लिख लीजिए। जे है वो शून्यवाचक रहित वलय है। तीनों कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो बोल देंगे जे एक पूर्णांक की प्रांत है। अब आपको दिखाना है कि क्या जे है वो एक फील्ड है, क्षेत्र है। तो उसके लिए एक कंडीशन और दिखानी है। दो तो अपन ने दिखा दिया, एक का सहित वलय कर्णिनी में वलय। जे के प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जे में विद्यमान होना चाहिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम लेना है, अवयव लेना है जे का। अब वो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे और वो उसमें देखेंगे कि वो जे में है या नहीं है। अगर जे में है वो तो हो जाएगा क्षेत्र, नहीं तो वो फील्ड नहीं होगा, क्षेत्र नहीं। तो देखिए लास्ट कंडीशन में करते हैं इसको।
यदि n प्लस आयटा n है वो क्या है, j का शून्यतर अवयव है। और x प्लस आयटा y क्या है, n प्लस आयटा n का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब वो अवयव है, तो अवयव इसी प्रकार से आपको लेना है। तो इसी प्रकार का मैंने कोई दूसरा ग्रेडियंट्स प्लस आयटा y और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है। अब यहाँ से आपको x और मान ज्ञात करना है y का, और वो आ जाएगा n प्लस आयटा n का प्रतिलोम अवयव गुणन संक्रिया के लिए। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा अप्लाई करेंगे गुणन संक्रिया के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा थी वो थी a स्टार b इज इक्वल टू e। अवयव a इसका प्रतिलोम अवयव, e तस्मक अवयव। तो गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव ज्ञात किया है 1 प्लस आयटा डॉट 0, 1 प्लस आयटा डॉट 0। अब ये आपके पास इक्वेशन है और ये आपका प्रतिलोम अवयव दिया है। तो यहाँ से जो अज्ञात राशि है x और y, इनका आपको मान ज्ञात करना है m और n के पदों में। ठीक है, जो मान आ जाएगा उसको चेक करेंगे कि वो j में है या नहीं। ओके, तो ये आपको समीकरण अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक यानी आयटा का गुणांक। तो पहले इसको भी हल कर लीजिए, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, और फिर दोनों तरफ है ना तुलना कर देते हैं। क्या माना जाएगा, देखिए इसका वास्तविक भाग क्या होगा एलएचएस का एन एक्स और ये माइनस एन वाई। अगर आयटा को मिल लेंगे तो एन वाई और ये प्लस का एन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा 0। अब इसमें दोनों तरफ वास्तविक और जो काल्पनिक आपके भाग है इनके आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। ठीक है, तो कोई दो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। देखिए ये दो समीकरण आ जाएंगे। देखिए इसका वास्तविक भाग एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1। आयटा का गुणांक एम वाई प्लस एन एक्स और आयटा गुणांक 0, तो ये 0। अभी दो समीकरण है अपने पास, इनको आप आसानी से हल कर सकते हो। एक्स और जो है वाई उसका मान ज्ञात करना है एम और एन के पदों में। देखिए एक बार तो आपको हटाना होगा यहाँ से x को और एक बार हटाना होगा y को। तो पहले इनको ऐसे लिख लेते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 1 और ये एन एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0।
तो एक बार इसको हटा देते हैं, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n x माइनस n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू n, और इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m n x प्लस n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हटा दीजिए, m n x से m n x कैंसिल, ये माइनस 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 आ जाएगा कॉमन, ऐसे कॉमन क्या आएगा माइनस का y, क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो जो y है उसका मान क्या आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा ऐसे माइनस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, m और n के पदों में। इसी प्रकार यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करिए इसको। अब यहाँ से देखो दो तरीके हैं, या तो ये मान अप्लाई कर दीजिए इन समीकरण में, या फिर यहाँ से कैंसिल कर दीजिए y को। तो y को कैंसिल कर देते हैं, वो थोड़ा आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाले समीकरण है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, m स्क्वायर एक्स माइनस m n y इज इक्वल टू n। और जो नीचे वाले समीकरण है इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, m स्क्वायर एक्स प्लस m n y इज इक्वल टू 0। इनको जोड़ देते, ये कैंसिल, क्या बचेगा n स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू m। x का मान आ गया n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यानी x प्लस आयटा आपने लिया था y, x प्लस आयटा y, उसमें x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। जहाँ पे x प्लस आयटा y क्या था, m प्लस आयटा n का गुणनशील क्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ से आप लिखोगे क्या कि j के अवयव n प्लस आयटा n का गुणात्मक प्रतिलोम अवयव क्या होगा, x प्लस आयटा होगा। इसका मान n अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये प्लस आयटा y, जहाँ पे जो आपका है y, उसका मान क्या है माइनस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जो गुणात्मक है प्रतिलोम, उसका अस्तित्व तो है। अब ये देख लेते हैं कि क्या उसका अस्तित्व j में है या नहीं है। तो j में देखो कोई भी अवयव हो, उसके लिए यदि m प्लस आयटा n आपका j का अवयव है, तो उसकी कंडीशन ये है कि m और जो n है वो होना चाहिए z में। तो यहाँ से इस अवयव को आपको चेक करना है कि ये j का अवयव है या नहीं है। तो इसका मतलब ये अवयव और ये जो अवयव है
ये होना चाहिए आपको किसमें, ये होना चाहिए जेड में। ठीक है, तो इनको चेक करते हैं दोनों को, ये जेड में है या नहीं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसमें m और n का मान आप डिफाइन कर सको। यदि m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 हो, तो जहाँ पे 2 और 3 दोनों ही आपके अवयव हैं z के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं कि ये आपके जेड में है ये, और एक्स का मान है एम स्क्वायर 4 एम स्क्वायर 4 एम स्क्वायर 9, ये आ गया 4/13। तो मतलब यहाँ पे यदि आपको एग्जाम्पल लेते हो तो इसका मान आ रहा है 4/13। क्या 4/13 है वो जेड का अवयव है? तो 4/13 है वो जेड का अवयव नहीं है, not belongs to Z. माइनस n स्क्वायर तो -9 अपॉन -9/13 नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे n के और n के ने कोई भी मान रखिए जेड से, वो प्रत्येक मान के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मान आ रहा है ये इसका अस्तित्व है, लेकिन इसका अस्तित्व है वो जे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अवयव m/m² प्लस n स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू जेड और -n/n² प्लस n स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब जो आपका जे का प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जे में विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे एक क्षेत्र नहीं है, वो एक पूर्णांक प्रांत तो है लेकिन वो एक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें जो इसका लास्ट का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, अलग है, क्योंकि ये इसमें प्रूफ नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन के द्वारा आप ये एक मैंने एग्जांपल लिखा आपको समझाने के लिए, इससे आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, ये अपना एग्जांपल है और ये अपना नियम है कि m/m² प्लस n² नॉट बिलोंग्स टू जेड और -n/m² प्लस n² नॉट बिलोंग्स टू जेड। जहां mn आपका बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और है लिखवा देते हैं। ये थ्योरम, ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसको पूरा कर लीजिए। जे के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जे में विद्यमान नहीं है।
इसका मतलब जे एक छितर नहीं है। तो 3 कंडीशन आपको इसमें पूछी गई थी कि जे एक वलय है, जे पूर्णांक के प्रांत है और जे एक छितर है। ये लास्ट वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ओके, तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। अभी इसके साथ आप एक चीज थोड़ी सी समझिएगा। ये आपका अवयव था जे का, आगे से जो एक्स प्लस आइटा वाई था वो था इसका प्रतिलोम अवयव और ये एक्स और वाई के मान। ठीक है, तो देखिए आप n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान क्या होगा? देखिए m इज इक्वल टू 1, 1 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 और एक तो z में है। ओके, और देखिए y का मान ये माइनस है, n का मान 0, 0 और 0 तो z में है। तो इसका मतलब ये है कि n और n के मान यहाँ पे ये जो मान है इसके लिए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वो j में विद्यमान है। तो इसका मतलब j जो आपका j के मान है, ये सॉरी m और n के कोई मान है, ठीक है, जो कि ना z के हैं, ये किन्हीं मानों के लिए आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम j में विद्यमान हो जाएगा। लेकिन देखो जो परिभाषा थी वो क्या थी? j के प्रत्येक शून्येतर अवयव का, तो प्रत्येक के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के लिए हो गया, 0 के लिए हो गया, तो अभी 2, 3 के लिए होना चाहिए, 4, 5 के लिए भी होना चाहिए, 6, 7 के लिए भी होना चाहिए। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी एक अवयव के लिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ये केवल समझने के लिए है कि हो सकता है किसी एक अवयव के लिए कि जो अवयव ये आपने जे में उसका गुणात्मक प्रतिलोम वो जे में विद्यमान हो। जैसे m और n का ये मान है, इसके लिए हो जाएगा विद्यमान, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? प्रत्येक शून्य तरफ। तो देखिए ये तो एक शब्द है, इसका बहुत महत्व है यहाँ पे, जे के प्रत्येक शून्य तरफ। तो प्रत्येक के लिए होना चाहिए, वो चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। ओके, तो आपको इस चीज को समझना है कि हो सकता है किन्हीं अवयव के लिए गुणात्मक प्रतिलोम है वो विद्यमान हो, लेकिन ऐसा नहीं। और होना किसके लिए चाहिए? वो उसके सभी अवयवों के लिए होना चाहिए। तो एक ना ये सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात थी, समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। 2 क्लास लग गई इसको पूरा करने में, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।